हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज एक न्यूज़ सुनी टीवी में कि कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक राष्ट्रपति भवन में भी दे दी है। तो सोचा क्यों ना राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित एक वीडियो आपके लिए प्रेषित किया जाए, बनाया जाए। बहुत दिन से बच्चों की डिमांड है कि सर मैं अपीयर्ड होकर बोर्ड पे क्लास लूँ। वो दिन भी जल्दी आएगा। फिलहाल हम अपने मुद्दे पर आते हैं। स्वागत है आपका जीएस की बातें डॉक्टर अश्विन दुबे के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जीएस सॉल्यूशंस के लिए हमसे जुड़े रहिए। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट भारत के संघीय तंत्र का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव संपन्न कहाँ होता है, संसद में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कुछ खास योग्यताएं होनी ज़रूरी नहीं है। क्वालिफिकेशंस बहुत ही सिंपल सी हैं। आप भारत के नागरिक हों, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों, किसी लाभ के पद पर ना हो, मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि सरकारी तंत्र से ना जुड़े हों या वहाँ से वेतन भत्ते ना ले रहे हों, और लोकसभा के लिए चयनित होने लायक हों, और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी हूँ एज अ मतदाता सूची के रूप में आपका नाम हो। ये लास्ट वाला पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे। कम से कम 50 सांसद चाहिए जो आपका नॉमिनेशन फॉर्म भी भर सकें। खैर, मुद्दा राष्ट्रपति की क्वालिफिकेशन नहीं है, चुनाव है, तो उसी को फोकस करते हैं। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है उसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके सोर्स क्या हैं, इसके स्रोत क्या हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके दो सोर्स हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके प्रोविज़न, भारत का संविधान और इसके अंदर के प्रावधान। दूसरा है भारत के संविधान के बाहर के एक्ट्स जो बाद में जोड़े गए संसद के द्वारा, और अमेंडमेंट्स। इन दोनों पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 5 बताता है भारत में केंद्रीय सरकार के बारे में। और केंद्रीय सरकार की बात करें तो आर्टिकल 52 से 78 तक दिया है भारत में कार्यपालिका के बारे में, यानी एग्जीक्यूटिव। और एग्जीक्यूटिव का प्रमुख कौन है? हमारा राष्ट्रपति, आपको पता ही है। अब एग्जीक्यूटिव को देखें तो आर्टिकल 52 से 78 तक कुछ सब चैप्टर्स दिए गए हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इसकी कैबिनेट। हमारा मुख्य टॉपिक राष्ट्रपति ही है। वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर पर हम बाद में बात करेंगे। अगर राष्ट्रपति को देखें तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52-73 तक देख लीजिए। ये लगभग सभी बातों को राष्ट्रपति की कवर कर देगा, चाहे चुनाव हो, क्वालिफिकेशन हो, विवाद हो, कोई भी। तो अमूमन अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मुख्य आर्टिकल कौन से निकल कर सामने आते हैं? ये मुख्य आर्टिकल हैं आर्टिकल 54, 55, 57, 62, 71। 54 आर्टिकल बताता है राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है, वोट कौन करता है। आर्टिकल 55 बताता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस क्या है। 57 बताता है क्या भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए री इलेक्शन है, कोई दोबारा चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद? बिल्कुल है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। हालांकि यूएसए में इस पर प्रतिबंध है, यूएसए में आप सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। देन आर्टिकल 62 में बताया गया कि हाउ मैनी डेज अ न्यू प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्ट, मतलब राष्ट्रपति का रिटायरमेंट होने के कितने दिन पहले तक नया राष्ट्रपति आ जाना चाहिए। और 71 बताता है, डायरेक्टली तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बताता है कि राष्ट्रपति से संबंधित अगर विवाद होगा तो वो कहाँ जाएगा। अभी हम 71 को डिस्कस करेंगे। अब दूसरा सोर्स है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दरअसल भारत में जितने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं वो इसी के बेसिस पे होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। दरअसल ये वाला अधिनियम, ये जो एक्ट है, ये भारतीय संसद को अंडर आर्टिकल 71 में शक्ति देता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वह कोई भी विधि पारित कर सकती है। और इसका एग्जाम्पल भी है 1952 में, जब संसद ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट को पारित किया। इस पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले हम 71 पे ज़रा 2-4 बातें देख लें। आर्टिकल 71 में दरअसल 3 बातें निकल कर आती हैं। पहली कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई डिस्प्यूट या विवाद होगा तो वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। दूसरी, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल इलेक्शन कमीशन
इलेक्टोरल कॉलेज जो बनाता है, जो निर्वाचक मंडल बनाया गया है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर रहे हैं, अगर वो पूरा नहीं है, मतलब कोई विधानसभा उस समय भांग गए, तो उस पर आप राष्ट्रपति को चैलेंज नहीं कर सकते चुनाव को। और तीसरा, संसद आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कभी भी नियम बना सकती है। ये 3 बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट को देखते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट में 3 बातें हैं। इसको क्यों लाया गया, इसका संशोधन किया गया बार बार, एंड देन इसके परिणाम क्या हुए। तो इसको लाने का उद्देश्य था राष्ट्रपति का चुनाव फैंसियर ना बन जाए, शौकी लोगों के हाथ में ना चला जाए, मतलब शौक के लिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 74, 77 और 97 में संशोधन हुए, और प्लस इसका परिणाम निकला कि राष्ट्रपति के पद की गरिमा स्थापित हुई। अमूमतः, सामान्यतः अब 2 से 3 लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होते हैं। पहले तो 4-5 लोग इकट्ठे खड़े हो जाते थे, इसलिए इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट को लाया गया था। अब तो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित की पॉइंट्स, मेजर की पॉइंट्स क्या निकलते हैं। एक, यह एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पर टिका हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल है और फेडरल सिस्टम को बिलोंग करता है। यानी कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, फर्स्ट पास्ट पोस्ट को ये फॉलो नहीं करता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व से है, एकल संक्रमण, इसमें वोट ट्रांसफर्ड है, और ये संघीय तंत्र को बिलोंग करता है। तो पहले जरा इस संघीय तंत्र पे बात करते हैं। मैं एक बार और की पॉइंट्स रिपीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल, फेडरल सिस्टम। तो हम जरा फेडरल सिस्टम को देखते हैं। फेडरल सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं यूके और यूएसए से। यूके में दरअसल क्या है कि सिर्फ यूनियन है, राज्य है ही नहीं, तो सब कुछ वहाँ यूनियन काम करता है। लेकिन यूएसए फेडरेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करता है। फेडरेशन का मतलब है राज्यों की सहमति से केंद्र बनेगा या माना जाएगा, परंतु राज्य केंद्र को समाप्त नहीं कर सकते, शक्तियों का बंटवारा है। रिजल्ट क्या निकलता है कि स्टेट्स जो हैं वो राज्यों से ज़्यादा पावरफुल हैं। मतलब कि अगर यहाँ पर लिस्ट होगी तो एक ही होगी, वो होगी यूनियन। सभी सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में होंगे, और जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है वो राज्यों के पास है, मतलब जो संविधान में लिखे ही नहीं है वो राज्यों के पास है, तो राज्य ताकतवर है। अब भारत ने क्या किया, भारत ने इन दोनों परिस्थितियों के एलिमेंट्स को, तत्वों को मिला लिया। यूनाइटेड किंगडम से हमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन को तो नहीं लिया, लेकिन प्रेसिडेंट की कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशन को ले लिया। मतलब भारत में राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो महारानी एलिजाबेथ की तरह कि वो सिर्फ साइन करने के लिए। बट जब हमने इलेक्शन पर आए तो यूएसए की तरह हमने राज्यों को शामिल किया। कैसे किया, आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। शैल बी का मतलब क्या है, शैल बी का मतलब हुआ पक्की बात, उसको नकारा नहीं जा सकता। मतलब कि भारत राज्यों से मिलकर एक संघ बनेगा, तो भारत गणराज्य में इस गणतंत्र के सबसे बड़े पद का जब इलेक्शन होगा तो किसकी भागीदारी सुनिश्चित होगी, राज्यों की। समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं। और आर्टिकल 55 इस फेडरल प्रिंसिपल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्या करता है आर्टिकल 55, राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस में वो विधानसभा को भी लाता है और राज्यसभा को भी लाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा चुन रही है राष्ट्रपति को। अब अगला पॉइंट हम देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का जो की पॉइंट है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हुआ, सिंपल सा मतलब कि जो वोटर है वो खुद एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक प्रतिनिधि है। जनता वोट नहीं दे रही है, जनता के प्रतिनिधि वोट दे रहे हैं। मतलब कि जो वोटर हैं उनका बनेगा एक इलेक्टोरल कॉलेज, एक निर्वाचक मंडल बनेगा। इस पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा या विधान परिषद में वोट देगा, जनता वोट नहीं देगी। इसको कंपेयर कर लेते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से। डायरेक्ट इलेक्शन में क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन में प्रिंसिपल फॉलो होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जो व्यक्ति सबसे आगे चल रहा है वो जीतेगा। जैसे लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर पीपल खुद इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा नहीं होता। यही दोनों के बीच में बेसिक अंतर है। अब
इस इनडायरेक्ट इलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जो इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ध्यान से समझिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का पर्पस क्या था? इसको लाने का पर्पस था माइनॉरिटीज़ के वोट्स को बचाना। मतलब इसका सीधा सा मतलब होता है, सरल सा मतलब, कि जिस प्रपोर्शन में जिस किसी को वोट मिलेगा उसी प्रपोर्शन में उसे पावर मिलेगी। जैसे मान लीजिए अगर किसी को 100% जनसंख्या में से अगर 30% वोट ए को मिले, 40% बी को मिले और बाकी के 30% और सी को मिल गए, तो 30% वोट जो हैं वो जिसको मिले हैं उसके पास उतनी पावर रहेगी, और 40% वोट उनके पास रहेंगे जिनको मिले हैं, उनके अनुयायियों को, उनको फॉलोअर्स को। ऐसा नहीं होगा यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन की तरह कि मान लीजिए अगर जैसे लोकसभा में इलेक्शन कभी कभी होता है ना, कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है और 100% वोटिंग हुई है और उसको 100 में से 20 वोट मिल गए, 20% वोट मिल गए मान लेते हैं, बाकी के 80% अलग अलग कैंडिडेट्स को मिले हैं, लेकिन वो बटे हुए हैं, किसी को 10% मिला है, किसी को 5% मिला, तो 20% वाला जीत रहा है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर यह है कि पावर बट रही है, प्रोपोर्शनल के हिसाब से वोट मिल रहा है, तो उस लिहाज से उसको पावर भी मिल रही है। आगे बढ़ाते हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को प्रूफ करने वाला सबसे अच्छा तरीका है हेयर सिस्टम। ये एक हेयर व्यक्ति थे, इन्होंने 1850 के दशक में सिद्धांत दिया और इसी से निकला सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल का सीधा सा मतलब होता है सिंगल वोट विच इज ट्रांसफरेबल, ऐसा मत जो कि हस्तांतरणीय हो। मतलब कि अगर आपने वोट किसी व्यक्ति को दिया है और आपका वो वोट उस व्यक्ति के काम नहीं आ रहा है, तो वो वेस्ट नहीं होगा, वो आगे बढ़ेगा। इसको हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन देता है, इलेक्टोरल कॉलेज राष्ट्रपति का क्या है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज बहुत ही सीधा सा है। यहाँ हमको याद रखना है कि फेडरल सिस्टम को यहाँ बड़ी मजबूती के साथ फॉलो किया गया है, भारत के संघीय तंत्र को। कैसे? सबसे पहले तो याद रखिएगा, संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं, राज्यसभा के भी, लोकसभा के भी। अब यहाँ प्रश्न उठता है एंग्लो इंडियंस का। यहाँ सीधा सा यूपीएससी का क्वेश्चन है भाई कि एंग्लो इंडियंस क्या राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं? अरे बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन अगर एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं देगा, मनोनीत है। अगर वो इलेक्टेड है तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा। देन भारत की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी जितनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, अभी तो फिलहाल 28 राज्य हैं, कोविंद जी के टाइम पे जब राष्ट्रपति वो बने थे तब 29 राज्य थे। तो फिलहाल जितने भी विधानसभा उनके विधायकों की संख्या कितनी है? 4120। देन 70वां अमेंडमेंट भी लाया गया, इसके थ्रू एक नई चीज़ जोड़ी गई 1992 में। यहाँ पर ये प्रोविज़न किया गया कि अब जब जिन यूनियन टेरिटरीज़ में यानी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं हैं यानी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनके कैंडिडेट्स भी वोट दे सकते हैं। तो दिल्ली पुडुचेरी को भी शामिल कर लिया गया। तो अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें निकल कर आती हैं, जरा उसको विस्तार से देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ये तो मैं आपको बताना भूल ही गया, इन महत्वपूर्ण बातों में ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, हमको 2 अमेंडमेंट्स को भी याद रखना है। एक अमेंडमेंट है 42वां, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इंदिरा गांधी के समय मील का पत्थर है, और 84th 2001 अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम आया। 1976 में जब ये 42nd अमेंडमेंट आया तो ये प्रावधान किया गया कि 1971 की जनगणना को ही प्रेसिडेंट के चुनाव में आधार माना जाएगा। क्लियर कर दिया गया। बाद में 84th अमेंडमेंट से इसी चीज़ को और आगे बढ़ाया गया। अब क्या किया गया? अब ये किया गया कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसको आधार माना जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव का। मतलब 2026 के बाद पहली जनगणना कौन सी होगी? 2031 की होगी। तो 2031 तक जब तक जनगणना नहीं होती तब तक 1971 को ही आधार वर्ष
माना जाएगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव 1971 की जनगणना के ही आधार पर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम वो इलेक्टोरल कॉलेज जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले हम राज्यसभा को देखते हैं। आर्टिकल 80 में इसके बारे में दिया गया है। कई लोग इसको उच्च सदन कहते हैं, पढ़ाने वाले भी, लेकिन याद रखिएगा संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है ये अपर हाउस है या उच्च सदन है, कहीं नहीं लिखा है। ये तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स से कंपेयर किया गया है यूनाइटेड किंगडम से, तो हम ऐसा कह देते हैं। अब राज्यसभा में टोटल इस समय सैंक्शन पद जो हैं, जो संख्या है वो 250 है। मतलब बिना संशोधन के राज्यसभा अभी 250 तक रह सकती है, 250 सदस्य संख्या अपनी रख सकती है। इसमें से बांटा गया है, 238 सीटें दी गई हैं राज्यों को, जिसमें यूपी के पास सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं, पता होगा आपको। इसमें दिल्ली पुडुचेरी भी है। दिल्ली पुडुचेरी के पास 3 सीटें हैं, दिल्ली के पास 3 है, पुडुचेरी के पास 1 है। और 12 नॉमिनेटेड सीटें हैं जिनको राष्ट्रपति रखता है, जिनमें आर्ट है, साइंस है, लिटरेचर है और सोशल सर्विस है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर, रेखा का नाम तो सुना ही होगा आपने। तो इनका तो राष्ट्रपति के चुनाव से लेना देना नहीं है। बट यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिलहाल 233 सीटों को ही अभी इलेक्टेड फिक्स रखा गया है। 4th शेड्यूल में इसका जिक्र भी है, 4थी अनुसूची में। 5 सीटों पर फिलहाल अभी इलेक्शन नहीं होता है। तो राज्यसभा से इलेक्टेड कितने हो गए निर्वाचित? 233। राष्ट्रपति के चुनाव में 233 राज्यसभा से लोग वोट देंगे। आगे बढ़ा लेते हैं। अब लोकसभा को देख लेते हैं। लोकसभा में अब आर्टिकल 81 के तहत 552 सैंक्शनड सीटें हैं, 552। इनमें से 530 28 राज्यों को हैं। अब तो 29, ये तो 29 नहीं रहे तो इसलिए मैं 28 बोल रहा हूँ। और 20 सीटें 7 यूनियन टेरिटरीज़ को हैं। इसमें से 20 याद रखिएगा, सिर्फ 20 में से 13 ही अभी हैं जिन पर इलेक्शन होता है। 7 बिना किसी संशोधन के बढ़ाई जा सकती हैं। और जो हमारी 7 यूनियन टेरिटरी, मतलब फिलहाल अभी 20 सीटें तो दी हैं लेकिन 13 पे इलेक्शन होता है। बिना संशोधन के हम 7 और सीटें यूनियन टेरिटरीज़ को दे सकते हैं। तो अब 530 सीटें हो गई लोकसभा की 28 राज्यों के लिए। 29 जम्मू कश्मीर तो आ ही गया, और 13 सीटें हो गई यहाँ। तो इन दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए? 543 हो गए ना। तो 543 निर्वाचित सदस्य हो गए। एंग्लो इंडियंस अगर नॉमिनेटेड हैं तो वोट नहीं देंगे, अगर वो इलेक्टेड हैं तो वोट जरूर देंगे। तो फिर ये नॉमिनेटेड तो काउंट ही नहीं होंगे कहीं से भी। आगे तो अब मैंने क्या कहा था, 543 ये और 233 राज्यसभा के, तो उनको टोटल कर दीजिए, कितना हो गया? 776। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं वोट वैल्यू। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारे एमएलएज हैं, यानी जो हमारे विधानसभा के जो मेंबर हैं, ये 4120, इनकी वोट वैल्यू। उसके बाद हम देखेंगे सांसदों की वोट वैल्यू और इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक विधायक का मत मूल्य निकालते हैं। अगर एक विधायक का एमएलए का वोट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले लीजिए टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की कुल जनसंख्या। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश, हमने ले ली जनसंख्या 7 करोड़ एग्जाम्पल के तौर पे। फिर उसको डिवाइड कीजिए, उसको भागित कीजिए टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधानसभा। तो विधानसभा में कुल निर्वाचित सीटें कितनी हैं? 230। और जो आंसर आए उसको भागित कर दीजिए 1000 से। अब ये 1000 यहाँ क्यों है? ताकि आंसर बहुत बड़ा ना आए, उसको छोटा, उस आंकड़े को थोड़ा छोटा करने के लिए। आगे बढ़ाते हैं। अब एक एमपी का भी वोट वैल्यू निकाल लेते हैं। एमपी का वोट वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो जितने भी, अभी हमने एक एमएलए का वोट वैल्यू निकाला था ना, ऐसे हर राज्य के एमएलए का वोट वैल्यू निकालिए। उसके बाद उन सभी राज्यों के जितने भी एमएलए हैं उन सब वोट वैल्यू को आपस में जोड़ दीजिए, यानी टोटल वोट वैल्यू ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द ऑल स्टेट्स, कुल राज्यों के कुल विधायकों का कुल मत मूल्य, और फिर उसको भागित कर दीजिए उस सांसदों की कुल संख्या से। तो सांसदों की कुल संख्या मैंने क्या ली थी? 776। मान लीजिए अगर 5,49,474 वोट वैल्यू आई है तो हमने इसको भागित किससे कर दिया? 776 से। एक एमपी का वोट वैल्यू कितना आ गया? 708.085। अभी हम 708 मान के चल रहे हैं। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ वोट्स। तो वैल्यू ऑफ वोट्स हमने 3 लोगों से निकाली है। किन किन लोगों को संग्रहित किया हमने? एक एमएलएज जो 4120 थे,
फिर 543 लोकसभा के लोग एंड देन 233 राज्यसभा के। तो टोटल वोट देने वाले लोग कितने हो गए? 4896। और यही 4896 अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे, जिनकी वोट वैल्यू आपस में कंपेयर हमने की। और आगे हम देखेंगे कि अब राष्ट्रपति के चुनाव को हम समाप्त कैसे करते हैं। ये बताता है आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आर्टिकल 55 वोटिंग कैसे करवाता है। यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स देखने हैं। पहला, ये सिंगल ट्रांसफरेबल है। 3 नहीं बल्कि 4। सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब ऐसा वोट जो ट्रांसफरेबल हो, अभी समझ में आ जाएगा आपके। दूसरा, यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, यानी वरीयता के अनुसार वोटिंग होती है और चॉइस के अनुसार नहीं। और तीसरा, यहाँ पॉलिटिकल विप नहीं चलती है, यानी कि राजनीतिक दल अपने कैंडिडेट, अपने वोटर्स को मजबूर नहीं कर सकते कि आप इसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दीजिए। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वोट दे सकते हैं। ऐसा 1969 में हुआ है वीवी गिरी के साथ, जब इंदिरा गांधी के कहने पर अंतरात्मा की आवाज़ से लोगों ने, जो वीवी गिरी विपक्ष के कैंडिडेट थे, वो जीत गए। उन्होंने हराया था नीलम संजीव रेड्डी को। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में भी अजीब तथ्य हैं। पहले व्यक्ति जो निर्विरोध जीते और पहले व्यक्ति जो केंद्र सरकार के सपोर्ट होने के बावजूद हारे भी हैं। कमाल की बात है भाई। खैर, अगला पॉइंट, एक लास्ट, कि ये सीक्रेट वोटिंग पे टिका हुआ है पूरा चुनाव, गुप्त मतदान होता है यहाँ। तो ये तो इम्पोर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कैसे होती है। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाला हुआ है, अगर किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव जीतना है तो टोटल जो 100% वोट पड़ते हैं उसका 50% + 1 लेना होगा, तभी वो राष्ट्रपति बन सकता है। मतलब 50% से अधिक, 50% + 1 वोट, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर कोड किया हुआ है कि द विनिंग कैंडिडेट, द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नीड्स टू सिक्योर अ सर्टेन कोटा ऑफ वोट्स विच इज़ 50% ऑफ द वैलिड वोट्स पोल्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में लोग खड़े कैसे हो सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदन करने के लिए कम से कम 50 सांसदों का, चाहे वो लोकसभा से हों चाहे राज्यसभा से हों, एक अनुमोदन पत्र चाहिए। देन उसके बाद 50 और सांसदों का समर्थन भी चाहिए, यानी आपको उनका सपोर्ट भी लेना होगा जब आप इलेक्शन कमीशन के सामने फॉर्म भरेंगे। तो 50 और 50 कितने हो गए? कुल 100 सांसदों का अब समर्थन एक तरह से। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि A, B और C 3 कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए हैं। अब टोटल 100 वोट पड़े हैं। अब 100 वोट पड़े हैं, इनमें से देखा गया कि 35 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, 40 लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है और 25 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? टोटल जो 100% वोट पड़े हैं, 100 वोट पड़े हैं, उसका 50% प्लस तो आपको लेना पड़ेगा ना। तो इनमें से कोई नहीं ले पा रहा है। तो अब चक्कर ये होगा, जिसको सबसे कम वो लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, मतलब 25 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, तो वो सी अपने फर्स्ट प्रेफरेंस लेकर रेस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस मिला था। अब बचे ए और बी कैंडिडेट। तो अब क्या किया जाएगा? अब देखा जाएगा ये जो 25 लोग हैं, इन्होंने अपना सेकंड प्रेफरेंस किसको दिया है। मान लीजिए कि अगर ये 25 कैंडिडेट हैं, इन 25 कैंडिडेट में से 18 लोगों ने अपना सेकंड प्रेफरेंस ए को दिया है, यानी इनको, और बाकी के कितना यहाँ पर बढ़ गए, बचे 7 मेरे ख्याल से, हाँ 7 लोगों ने बी को अपना सेकंड प्रेफरेंस दिया है। ठीक, तो अब 18 लोगों ने ए को अपना सेकंड प्रेफरेंस दिया था और इन 25 लोगों में से 7 लोगों ने बी को अपना प्रेफरेंस दिया था, है ना। तो ये 18 वोट यहाँ जोड़ दीजिए
और ये 7 वोट यहाँ जोड़ दीजिए। अब देखिए कौन जीत रहा है। 5 और 8 कितने हो गए? 13 हुआ। फिर एक यहाँ जोड़ दिया, फिर ये हो गए 5, 53। अब इन भाई साहब को कितने मिले? 47। तो अब ये व्यक्ति क्या बन गए हमारे राष्ट्रपति? 53, क्योंकि 50 + 1 ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल। मतलब ये हुआ कि अगर 35 लोगों ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, 40 लोगों ने बी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, तो 25 लोगों ने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, लेकिन कोई नहीं जीत पा रहा था। तो फिर हमने देखा कि अब सी जब बाहर हुआ तो जो 25 लोग थे जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया था, उन 25 लोगों में से सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों ने ए और बी को दिया था? तो 25 में से 18 लोगों ने ए को सेकंड प्रेफरेंस दिया था और 25 में से 7 लोगों ने बी को अपना सेकंड प्रेफरेंस दिया था। और यही वोट जब ट्रांसफ़र हुए तो स्वाभाविक सी बात है ए राष्ट्रपति बन गया, क्योंकि ट्रांसफ़र होकर उसको वोट मिल गए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा। खैर, ये तो था राष्ट्रपति का चुनाव, इसमें पॉलिटिकल विप नहीं चलती। अरे वाह, देखिए कितनी सुंदर तस्वीर आई। जबलपुर के पैरामाउंट के स्टूडेंट्स को ये फ़ोटो ज़रूर याद होगी। जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, बताइए ये किस दिन का दिन है जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी है। उसके बाद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। मेरी सिस्टर भी अब इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ज्योग्राफी का मोर्चा संभाल चुकी है और जल्दी मैं और भी दूसरे वीडियो आपके लिए लाऊंगा। अब एक नया प्लान मैंने बनाया है, हिस्ट्री की सीरीज़, ज्योग्राफी की सीरीज़ और पॉलिटी की सीरीज़ आपके लिए लॉन्च करूंगा। अनुपम सर के चैनल को भी देखते रहिए, उसमें भी काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं। अनुपम सर भी अब हमसे जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सजेशंस भी मुझे दीजिएगा, है ना। गॉड ब्लेस यू ऑल।